नमस्कार, मैं अलका अग्रवाल, 14 मेंबर, मेरी फेलो फ्रेंड डॉक्टर अदिति आर खंडेलवाल, आप सभी का स्वागत करते हैं सीज़न 1 लाइफ फॉर स्मार्टर वुमेन, लाइफ स्किल्स फॉर स्मार्टर वुमेन। इसमें आज हमारा विषय है हाउ टू प्रिवेंट साइबर फ्रॉड और हमारे साथ आज एज अ गेस्ट हैं सज्जन कंवर। जैसा कि अमूमन देखा जा रहा है कि हम लोग इंटरनेट फ्रेंडली हो गए हैं और हमारी एक आदत और ज़रूरत बन चुका है इंटरनेट, और हम एक क्लिक पे सब कुछ अवेलेबल है। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, ऑनलाइन बैंकिंग्स, इन्फॉर्मेशंस, या कहें बच्चे भी, हर चीज़ एक क्लिक पे अवेलेबल है। लेकिन क्या कहीं एक क्लिक हमें कोई बड़ी मुश्किल में तो नहीं डाल सकता? कई बार हम लोग जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं अपने बिज़नेस प्रमोशंस के लिए, तो डेटा हैकिंग या फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशंस कहीं हमें मुश्किल में तो नहीं डाल सकती? इसी सब के मद्देनज़र आज जो बड़ी समस्या देश में बनी हुई है, आए दिन फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी की, उसके बारे में बात करते हुए हमने एक सज्जन कंवर जी जो हैं हमारी पुलिस सेल की बहुत ही नामी पुलिस इंस्पेक्टर हैं, जिनके बारे में मैं बताऊं कि आप 15 साल से पुलिस सर्विसेज में हैं एंड सिंस फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स शी इज़ बीन वर्किंग ऑन द साइबर क्राइम ओनली। कई केसेस इन्होंने बताए कि इन्होंने हैंडल किए, और उनकी कोशिश यही रही है कि वो आगे जो सुनवाई है उसको आगे तक ले जाएं और पुलिस की जो छवि है उसको पाक साफ दिखाएं। तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ सज्जन कंवर जी कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल में से 40 वुमेन विंग और जो हम सोच बना के रख रहे हैं कि हम सबके लिए एक इन्फॉर्मेटिव सेशन लाएँ, तो आप उसके लिए जुड़ी। आपका बहुत-बहुत स्वागत। तो थैंक यू। कुछ चंद सवाल मेरे पास हैं जो कि हमने सबसे बात करके और आज की जो ज़रूरत है, जिसे जानना ज़रूरी है, वो हमने एक उसकी क्वेश्चनेयर तैयार की है और मैं आपसे उसके बारे में डिस्कस करना चाहूँगी। तो मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा सज्जन जी कि साइबर फ्रॉड क्या है? और इसकी क्या कैटेगरीज़ या इसके क्या प्रकार हैं? साइबर फ्रॉड आजकल बहुत ही एक कॉमन शब्द है, हम हर तरफ से सुन रहे हैं कि साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो इसको अगर हम जनरली देखें तो कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू जो क्राइम किए जा रहे हैं, वो साइबर फ्रॉड में आते हैं। जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं, जैसे हमारा स्मार्टफोन है, मोबाइल है, या डाटा जो हम इधर से उधर लेकर के जाते हैं, वो कोई भी इस तरह का संचार का माध्यम, वो सब साइबर फ्रॉड में यूज आ रहे हैं, उनसे साइबर फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो जनरली देखें तो कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू किए जाने वाले सारे जितने भी क्राइम हैं, वो साइबर फ्रॉड के अंदर आ रहे हैं। वर्तमान के अंदर साइबर फ्रॉड जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसमें कई नए नए नाम सुनने में आ रहे हैं, जैसे फिशिंग, हैकिंग, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जो हम मनी ट्रांजैक्शन करते हैं उसमें बहुत से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। लोगों का पैसा वो भेज से कहीं पे है, पहुंच जाता कहीं पे है। उनकी जो पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, वो अपराधियों के पास में पहुंच रही है, जिससे कि उन्हें मेंटली हैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। ऑनलाइन उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है अपने पर्सनल डाटा के कारण, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में धोखाधड़ी होने के कारण उनको फाइनेंशियली काफी लॉस हो रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर मानसिक और फाइनेंशियली लॉस हम उठा रहे हैं साइबर फ्रॉड के कारण। अलका जी, आप म्यूट हैं। ऐसा कुछ है कि रिड्रेसल के लिए पुलिस कुछ करती है जैसे ही फ्रॉड होता है? पुलिस के पास में जैसे ही इंफॉर्मेशन लेकर के आते हैं विक्टिम, तो पुलिस पूरी तरह से कोशिश करती है कि उनके साथ में जो भी फ्रॉड हुआ है, जैसे अगर उनके साथ में अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्रॉड हुआ है, तो वो उनका पैसा उनके अकाउंट से या उनके वॉलेट से आगे कहाँ गया है, उसको तुरंत ट्रैक करके, और सबसे फर्स्ट प्राइमरी कार्रवाई यही रहती है कि उसको स्टॉप करवाया जाए।
आगे से आगे स्टॉप करवाया जाए, जहां पर भी वो पैसा रुक सके, जिससे कि विक्टिम को वो वापस मिल सके। दूसरा है, अगर उसका पर्सनल डाटा कहीं पे शेयर हो गया है तो उसको वहां से डिलीट करवाने की कोशिश की जाती है, कि वो वहां से जो उसका पर्सनल डाटा या उसकी पर्सनल फोटोग्राफ वगैरह कहीं शेयरिंग हो गई है गलत, या आगे से आगे वो फैलती जा रही है, वायरल हो रही है, तो उनको स्टॉप करवाने के लिए कोशिश की जाए। तीसरा ये है कि उनके जैसे मोबाइल नंबर वगैरह इस तरह की वेबसाइट्स पे डाल दिए जाते हैं, जिनसे कि उनके पास में बल्क में फोन आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको स्टॉप करवाने के लिए, उन नंबर्स को वहां से हटवाने के लिए प्राइमरी कोशिश की जाती है। जब ये प्राइमरी स्टेज पे सारी कार्रवाई हो जाती है, स्टॉप करवाना, रुकवाना, वहां से डाटे को डिलीट करवाना, उसके बाद में हम फिर कोशिश करते हैं कि वो जो एक्यूज्ड है उसकी पहचान की जा सके, जिससे कि वो किसने किया है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। जी। अक्सर ये देखा जा रहा है कि विज्ञापनों में या फिर मैसेजिंग के थ्रू ये बताया जाता है कि ओटीपी आप शेयर ना करें। और अगर कुछ इस तरह के कॉल्स होते हैं, बैंक से डेटा हैक होता है और उनको कॉल्स की जाती है और ओटीपी शेयर करते ही उनका अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। या फिर बिना ओटीपी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि हैकिंग हो रही है और अमाउंट उनके बैंक से निकल जाता है। तो ऐसा कैसे? सज्जन जी, नेटवर्क चला गया शायद उनका। नेटवर्क इश्यू इज अ बिग इश्यू। क्या करें? अलका जी आ गए सज्जन जी। हाँ सज्जन जी। शी इज रिकनेक्टेड। सज्जन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपका म्यूट है सज्जन जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी, आपको मैंने सवाल किया था ओटीपी से रिलेटेड। जी मैं आपको वापस बताऊं? नहीं, मैंने सुन लिया। जी, ओके। जैसा कि ये सही है कि आजकल बिना ओटीपी के भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो कुछ बैंकिंग ने अपनी जो उनका सिस्टम है उसमें चेंजेस किए हैं कि जो छोटे ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए ओटीपी की आवश्यकता नहीं है। हमारे क्रेडिट कार्ड पे या डेबिट कार्ड पे जो सीवीवी नंबर होता है उसी से वो ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। दूसरा चीज ये है कि जो विदेशी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होते हैं, जब हम विदेश में कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहां पे भी हमें ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तीसरी चीज ये है कि आपका मोबाइल या सिम का अगर हैकिंग हो चुका है तो सारा ओटीपी या सारा सिस्टम अगला एक्यूज्ड देख पा रहा है, तो उस केसेस के अंदर भी हमें ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती है और ट्रांजैक्शन जो है आगे से आगे आपका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चलता रहता है। कहीं ना कहीं इसमें चौथा कारण एक ये भी है कि बैंक का जो सिस्टम है उसको भी अगर किसी ने हैक कर लिया है या बैंकिंग सिस्टम में कोई लूज होल रह गया है तो उससे भी हमें ओटीपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है और आगे से आगे ट्रांजैक्शन हमारे होते जाते हैं। और हम सोचते हैं कि ओटीपी नहीं आया तो हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, एक केस बताती हूँ। अभी हाल ही में मेरे ऑफिस बॉय के साथ ही हुआ था। 4 दिन पहले उसके पास में एक कॉल आई थी क्योंकि उसने अप्लाई कर रखा था एटीएम कार्ड के लिए और उसको कॉल आई कि आपका एटीएम कार्ड, इस तरह से बातचीत हुई कि आपको ओटीपी देना होगा तभी एटीएम कार्ड रिलीज होगा। उसने जैसे ही ओटीपी दिया, विदिन अ सेकेंड 40,000 से ऊपर का अमाउंट उसमें निकल गया। उसके बाद में उसको ये नहीं पता था एक तो इसकी कंप्लेन कहाँ की जाए
वो पता करने के बाद में जब 2 दिन में कंप्लेंट भी लॉन्च हुई, तो पुलिस की कोशिश ये रहती है कि शायद आप ही की गलती रही है और वो इतना उसको सपोर्ट नहीं करते हैं और बोलते हैं नंबर ये है, बट ये नंबर बिहार का है और ये नंबर अब कोई मतलब का नहीं है, सिम फेंक देते हैं। तो एक तरह से वो लाचार हो जाते हैं कि आपने ऑनलाइन फ्रॉड किया है और आप ही की गलती से हुआ है। तो पुलिस भी इसके अंदर कई बार सपोर्ट नहीं करती है। तो इस बारे में आप अगर कुछ मुझे बता पाएँ कि हम किस तरह से इसमें हेल्प कर सकते हैं? एक्चुअली जब हम अपनी गलती से कहीं ना कहीं फंस जाते हैं साइबर फ्रॉड में, जिसमें हमारी गलती होती है, तो उसके अंदर आरबीआई या बैंकों की भी यही गाइडलाइन रहती है कि अगर बैंक की गलती है तो ही वो आपको कंपनसेशन देगा, अन्यथा नहीं देगा। जहां बैंक ने एक सिस्टम, एक रूलिंग बना रखी है, जब वो आपको डेबिट कार्ड इशू करती है, आपको नेट बैंकिंग देती है, तो उसके साथ में वो एक एडवाइजरी बुक भी देती है कि आपको उसे कैसे यूज करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन हम उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में ठीक है, हमारे साथ में कोई फ्रॉड हो गया है कि किसी का कॉल आया, हमने ओटीपी शेयर कर दिया, या हमने कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन अपने बैंक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग शेयर कर दी है और हमारा पैसा चला गया है। तो जब हम पुलिस के पास में आते हैं तो पुलिस उससे ये नहीं कहती है कि हाँ ठीक है तुम्हारा कुछ होगा नहीं, वो इसे एक जनरल जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में बताती है कि हाँ ये नंबर बिहार का है, वो फेक आईडी पे लिया हुआ होता है, क्योंकि वो फेक जिसके पास में वो सिम है उसका नाम पता वो नहीं होता है। जब फेक आईडी पे जनरेट है और वो उसको 15-20 दिन या 10 दिन यूज करके फेंक देता है, तो फिर उस क्रिमिनल को ट्रैक करने में बहुत प्रॉब्लम आती है पुलिस को। उसको ट्रैक करना आसान नहीं होता, क्योंकि उसकी ओरिजिनल पहचान पुलिस के सामने कहीं नहीं आती है, न पुलिस के पास में होती है, न विक्टिम के पास में होती है। तो राजस्थान में किसी के साथ में चीटिंग हुई है और किसी के पास में कोई फोन नंबर या मोबाइल नंबर एक्यूज का है, तो वो ओरिजिनल आईडी पे ही होगा, ये पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट तो ये 100% वो फेक आईडीज पे ही होता है। दूसरा ये कि अगर वो किसी की आईडी पे भी लिया हुआ है, तो वो खुद विक्टिम पर्सन होता है। अगला जो वहां पर बैठा है उसे खुद को नहीं पता कि मेरे नाम से सिम इशू हो रखी है, मेरे नाम से किसी बैंक के अंदर अकाउंट चल रहा है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है साइबर फ्रॉड के अंदर, जहां पर फेक आइडेंटिटी यूज करके आपके साथ में चीटिंग की जाती है। तो पुलिस भी उसके अंदर, पुलिस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं कि वो नहीं उनको ट्रैक कर पाती है, या उसमें बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जो साइबर फ्रॉड फाइनेंशियल स्पेशली वो अदर स्टेट से अदर स्टेट में किए जाते हैं। विक्टिम एक स्टेट का होता है, क्रिमिनल अदर स्टेट्स के होते हैं। जब तक पुलिस उनकी पहचान सामने लाने की कोशिश करती है, 5-10 डिटेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और नया ओपन कर लेते हैं, नई सिम इशू करवा लेते हैं, तो वहां प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए पुलिस हमेशा यही कहती है कि आप गलती ना करें अपनी तरफ से। तो वो कंप्लेनेंट को ऐसे लगता है कि पुलिस बहाना बना रही है या हमें टालने की कोशिश कर रही है। एक्चुअली वो एक प्रोसीजर है जो उसे समझाया जाता है। तो कुछ कोई पर्टिकुलर अमाउंट होता है कि इस अमाउंट की कंप्लेन ही दर्ज की जाएगी? एफआईआर अगर कुछ ऑनलाइन धोखाधड़ी एक्चुअली होती है? अभी ऐसा कुछ नहीं है, पर्टिकुलर कोई अमाउंट नहीं है। हाँ, जो जिस थाने में मेरी पोस्टिंग है, स्टेट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, वहां पे पॉलिसी है कि 5 लाख से ऊपर के ही मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। जयपुर के अंदर जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन बना हुआ है उसमें 1 लाख या 1 लाख से ऊपर के ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन जो आपका नजदीकी पुलिस स्टेशन है या जहाँ पे आपका रेजिडेंस है, उसमें कोई भी कंप्लेन आप दे सकते हैं उनके मतलब रिगार्डिंग। जो जहाँ रहता है वो अपने एरिया के थाने में ऑनलाइन कर सकता है दर्ज? ऑनलाइन या खुद जाकर के भी वो कंप्लेन दे सकता है। ऑनलाइन की भी फैसिलिटी है कि वो ऑनलाइन भी कर सकता है। इसकी कोई प्रक्रिया है कि एफआईआर दर्ज पर्टिकुलरली कोई फॉर्मेट बना होता है या हम ऑनलाइन भी कंप्लेन इसको डाल सकते हैं? जैसे आज अगर कोई ट्रांज़ैक्शन होता है, मेरे साथ में धोखाधड़ी होती है, तो कोई ऑनलाइन साइट ऐसी कोई है जिस पे मैं तुरंत कंप्लेन डाल सकती हूँ और वो ट्रेस हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल। नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल के ऊपर एक वेबसाइट है जो कि पूरे ऑल इंडिया में काम कर रही है। उस पे आप कंप्लेन साइबर फ्रॉड से रिलेटेड या किसी भी फ्रॉड से रिलेटेड आप कंप्लेन डाल सकते हैं। उसका एड्रेस है साइबर क्राइम cybercrime.gov.in। डॉट जीओवी डॉट इन। ओके।
इस पे आप अपनी कंप्लेंट डालते समय एक चीज का ध्यान रखें कि एक तो जो भी आपकी शिकायत है वो थोड़ा सा डिटेल में और ब्रीफ में डालें, उसके नीचे अपना नाम और एड्रेस कंप्लीट लिखें और अपना मोबाइल नंबर भी जरूर दें, जिससे कि अगर पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए उस शिकायत से रिलेटेड तो वो आपको कॉल करके ले सके, या आपकी जो कंप्लेंट है वो किस पुलिस स्टेशन में जानी चाहिए तो आपका जो एड्रेस लिखा होगा वो आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन में उसको ट्रांसफर करेगी और वो काम इजीली हो जाएगा। कई बार हम शिकायत डालते हैं तो उसमें अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हैं या पूरा एड्रेस नहीं देते हैं, तो वो शिकायत पे फिर कार्रवाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती है, जल्दी से नहीं हो पाती। जी, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बताया आपने। एक सवाल ये है कि जैसे ये देखें कि केबीसी हो गया या कोई लॉटरी हो गई, जैसे ही केबीसी के सीरियल्स का एक सिस्टम पास आने लगता है, तो लोगों के पास मैसेज आते हैं। इनफैक्ट मेरी मदर के पास भी एक मैसेज आया था, बट क्योंकि मैं साथ थी तो मैंने उसको बोला कि आप इसको क्लिक नहीं करें। तो फिर बाद में पता पड़ता है ये भी एक तरह की धोखाधड़ी है कि आप उसको ओके करते हैं कि आपने लॉटरी जीती है। तो इस तरह के नंबर अगर जो पहले से हमें पता पड़ रहा है कि ये हो रही है चीज़, तो इसको पहले ही नहीं रोक लिया जाए। पुलिस को अगर हम नंबर दें और उनको पता है कि ये नंबर रोज़ सर्कुलेट हो रहा है, तो हम इसको क्राइम होने से पहले ही रोका जा सके, ऐसा कुछ पुलिस की तरफ से? एक्चुअली हमारे पास में जब कभी भी कोई कंप्लेन आती है किसी भी तरह की, तो उसके लिए कार्रवाई से पहले उसके ऊपर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि एक्चुअल में वो जो कंप्लेन आई है वो उसमें कितनी सच्चाई है, पहले उसे भी देखना पड़ता है। ठीक है, किसी ने कंप्लेन की है कि इसके रिगार्डिंग फोन आ रहे हैं, हम उसे सर्च करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस पे इतना इन्वेस्टिगेशन अभी आज की डेट तक नहीं हो पा रहा है कि हम सिर्फ किसी की कंप्लेन आई कि उसने हमें सिर्फ कॉल किया है इसके रिगार्डिंग, तो वो सही है या नहीं है और हम उसे ब्लॉक करवा सके नंबर को या हम उसको अरेस्ट कर सके, वो अभी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब तक आपके साथ क्राइम कमिट नहीं हो जाता है, जब तक उसको पहले इन्वेस्टिगेशन करके और ब्लॉक करवाना, ये एक बहुत ही उलझी हुई प्रक्रिया होती है। क्योंकि इस फैसिलिटी को अगर हम चालू कर देंगे कि हाँ किसी की भी कंप्लेन आती है वो नंबर फ्रॉड है उसे तुरंत ब्लॉक करवाया जाए, तो अधिकतर लोग क्या है कि उसमें झूठी कंप्लेन भी करवाने लग जाते हैं। उनको किसी से खुन्नस निकालनी है या किसी को परेशान करना है तो उसके नाम से कि हाँ इस मोबाइल नंबर से हमारे पास में फ्रॉड कॉल आ रहा है या कुछ और आ रहा है, तो लोग इस तरह की फिर कंप्लेंट्स डालने लगते हैं। तो इस पे अभी चल रहा है इस तरह की कोशिश की बड़े लेवल पे कि इस तरह के जो नंबर हैं जिनके बारे में सिर्फ कंप्लेन आ रही है कि इन्होंने सिर्फ ट्राई करने की कोशिश की है फ्रॉड के लिए, उनको दोबारा से उनका ई वेरिफिकेशन करवा लिया जाए मोबाइल कंपनी में भेज के कि इस नंबर को दोबारा से आप केवाईसी अपडेट कीजिए बुला करके, वो अभी प्रक्रिया चल रही। जी, बिल्कुल यही चीज़ कि थोड़ा-सा अगर उसको देख लिया जाए तो कुछ स्टिंग से या कैसे भी पुलिस उसको कंट्रोल कर सकती है। जी इन दिनों में लगातार पेपर में क्योंकि जैसे कि लॉकडाउन हुआ उसके बाद से कुछ घटनाएँ बढ़ी भी हैं और पेपर में ऑनलाइन ये बताया जा रहा है कि धोखाधड़ी के अंदर पाकिस्तान या दुबई इससे तार जुड़े हुए हैं। 2 दिन से मैं देख रही थी कि डायमंड वेबसाइट के नाम से कोई है, बहुत बड़ा गैंग है दुबई से। तो आपको नहीं लग रहा कि देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि धीरे-धीरे ये जाल फैलता जा रहा है और व्हाट्सएप के थ्रू या वेबसाइट्स के थ्रू बहुत बड़ी हैकिंग होके करोड़ों का अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, जिसके अंदर कई चीज़ें तो रजिस्ट्री के थ्रू भी वो ट्रांसफर कर रहे हैं अमाउंट, और या फिर कुछ व्हाट्सएप के ग्रुप्स बन के जहाँ पे मंदिरों के नाम से चंदा लेके और ये चीज़ भी की जा रही है लोगों को एक इमोशनली ब्लैकमेलिंग करके। तो इसमें पुलिस का क्या नज़रिया है कि हम इसको कहाँ तक रोक पाएँगे या हमारी क्या कोशिश रहेगी इस चीज़ को लेके? क्योंकि आने वाले टाइम में शायद ये एक बहुत बड़ी समस्या बनने जाए आगे के लिए। ये बिल्कुल सही है, समस्या साइबर क्राइम को लेकर के बढ़ती जा रही है, लोगों के साथ में दिन ब दिन नए नए साइबर क्राइम होते ही जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस को पूरी कोशिश कर रही है कि जैसे ही कंप्लेन आती है इस तरह के विदेशी नंबर वगैरह आते हैं तो उनके बारे में पूरी ट्रैकिंग करती है कि एक्चुअल में वो नंबर जो शो हो रहे हैं वो विदेश के ही हैं या आजकल इस तरह की भी कई वेबसाइट्स हैं जिसमें आप कोई सा भी किसी भी कंट्री का नंबर शो कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि वो विदेश का ही नंबर हो, वो इंडिया का भी हो सकता है या कहीं और का भी हो सकता है। तो उन वेबसाइट्स से नंबर चेंज करके या वर्चुअल नंबर लेकर के भी इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है और जो पैसा है वो
विदेश में भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं जा रहा है। जो टेररिस्ट फंडिंग होती है उसमें भी जा रहा है, क्योंकि सारा ट्रांजेक्शन ऑनलाइन हो रहा है, तो जी लोग बिल्कुल। फंस भी रहे हैं। और विक्टिम बनने के साथ साथ में अगर वो इस तरह के अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं या उनसे उनका कम्युनिकेशन ज्यादा हो रहा है, तो वो विक्टिम बनने के साथ साथ में वो क्रिमिनल भी बन जाते हैं, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट शो होता है इन चीजों के अंदर। तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो विक्टिम ना हो करके और वो क्रिमिनल उसको उसमें भी ले लेते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज में, कि आपके पास में इतना पैसा क्यों आया या क्यों आपकी तरफ से गया। जी तो जी लोगों को इस संबंध में अवेयर रहने की ज्यादा आवश्यकता है। जी, बिल्कुल आपने एकदम ठीक बताया कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटरनेट फ्रेंडली नहीं होते हैं, जैसे सीनियर सिटीज़न्स हो गए या फिर जो बहुत एजुकेटेड नहीं हैं, उनको कुछ न कुछ सामना करना पड़ता है। तो आपका ये कहना एकदम ठीक है कि खुद की इसमें सतर्कता और सावधानी बेहद ज़रूरी है। मेरे साथ अदिति हैं को-मॉडरेटर, वो एक फैकल्टी हैं आईसीजी कॉलेज में। सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, शी इज़ ऑल्सो टीचिंग साइबर लॉ, तो उसके पास कुछ सवाल हैं जो कि जनरली वो बच्चों से भी इंटरैक्ट करती हैं, यूथ से इंटरैक्ट करती हैं। तो अदिति, उम, अदिति आपसे एक बार बात। जी। अदिति? हाँ। ओके। मैं अदिति, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू अलका जी। सचिन जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आपने बहुत सारे सवालों के हमारे जवाब दिए, कुछ और सवाल हमारे हैं जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहले तो जी मैं ये पूछना चाहूंगी कि आम जनता को ऐसा महसूस हुआ कि शायद लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और जितने ये साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, ये शायद इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपके लेवल पे आपको क्या लगा कि वाकई क्या इनकी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है? हाँ जी, बिल्कुल। लॉकडाउन में लोग घरों पे बैठे थे, फ्री बैठे थे, उनके पास में वर्क नहीं था, तो वो ऑनलाइन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहे थे। जब हम ऑनलाइन एक्टिविटीज में दिन भर लगे रहते हैं, उसी के अंदर अलग अलग चीजें सर्च करने की जब कोशिश करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वो साइबर फ्रॉड भी काफी बढ़ा है। तो लॉकडाउन में लोगों के फ्री रहने से या इंटरनेट अधिक यूज करने से इसमें एकदम से बल्क में बढ़ोतरी हुई है और लोग काफी फंसे भी हैं। और उस समय चूंकि पुलिस भी कोरोना को लेकर के, लॉकडाउन को लेकर के बिजी थी, तो उनका सॉल्यूशन भी बहुत कम हो पाया है, जिनके साथ भी उस दौरान चीटिंग या कुछ भी नुकसान हुआ है। हम लोग भी पूरे लॉकडाउन में मेरे ख्याल से सभी के किसी ना किसी मिलने वाले के साथ में कोई ना कोई ऐसा जरूर वाकया हुआ है, और मतलब इतना ज्यादा कॉमन हो गया, अभी भी पेपर में इतने ज्यादा वो आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक साइबर सिक्योरिटी को लेकर के हम सभी जने बहुत ज्यादा चिंतित भी हैं, और जानना भी चाहेंगे आपसे कि आप हमें कुछ ऐसा बताएं कि हम किस तरह से अपने आप को, जब हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो हम कैसे अपने आप को सिक्योर करें इन साइट्स के ऊपर। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कंप्यूटर और इंटरनेट जो दो चीजें हैं, वहां पे हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हम बोल रहे हैं, कुछ भी वहां पे डाल रहे हैं या कुछ भी वहां से ले रहे हैं, उसकी हमेशा एक रिकॉर्डिंग रहती है, एक हिस्ट्री रहती है कि आपने इंटरनेट के ऊपर क्या किया है। उन चीजों को हटाना वहां से एकदम यानी कि बहुत मुश्किल है कि आप पूरी तरह से कोई चीज को वहां से डिलीट कर सकें। तो सबसे पहले ये जाने कि इंटरनेट पे आप जो भी काम करते हैं वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड रहता है, आप उसे झुठला नहीं सकते। पहले जैसे बात करते थे हम आपस में, फ्रेंड्स से गॉसिप कर रहे हैं, हमने कुछ भी वहां पे कह दिया, सच झूठ गलत या कैसी भी मजाक कर ली, उसको हम मना कर सकते हैं कि नहीं मैंने नहीं कहा। लेकिन आपने इंटरनेट पे या किसी को फोन करके या कुछ भी डाला है, तो आप उसे मना नहीं कर सकते कि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं रिकॉर्डिंग रहती है। तो इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करें, कुछ भी लें या कुछ भी डालें, तो वो बहुत ही सोच समझ करके और अपने माइंड को यूज करते हुए वहां पे यूज करना चाहिए उसको, कि मैं ये जो वहां से ले रहा हूँ इंफॉर्मेशन वो सही है या नहीं, जो मैं डाल रहा हूँ वो सही है या नहीं, अपना पर्सनल
और जो सेंसिटिव फोटोज या डाटा है उसको कभी भी ऑनलाइन शेयरिंग में नहीं रखना चाहिए। आपके पास में अगर मोबाइल या कंप्यूटर है तो उसमें भी मैं यही कहूंगी कि अपना पर्सनल और जो सेंसिटिव फोटोज, वीडियोस या डाटा है उसे उसमें स्टोर करके आप ना रखें, क्योंकि वो चीजें कभी भी किसी के भी हाथ में पड़ सकती है या उनकी हैकिंग हो सकती है। तो उनका मिसयूज होने के बाद में आपको बहुत ज्यादा जो शर्मिंदगी या मानसिक परेशानी होती है, झेलनी पड़ती है, वो एक बहुत उसको कहीं नापा नहीं जा सकता कि आप क्या फील करते हैं उस समय। क्योंकि हमारे पास में जब इस तरह से लोग आते हैं कि उनकी छोटी छोटी सी गलतियों के कारण, जैसे कई केसेस मेरे पास आए, मैं उनके बारे में बताना चाहूंगी कि घर में हम शौकिया तौर पे हम नहा रहे हैं, कपड़े चेंज कर रहे हैं, हमने अपनी फोटो ले ली, देखा 1 मिनट और ठीक है उसे डिलीट कर दिया हमने, तो वो एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। लेकिन अगर उसमें नेट चल रहा है आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में और उसका बैकअप कहीं जा रहा है, आपने फंक्शंस अलाउ कर रखे हैं कि इसका बैकअप है, आपने तो उसको डिलीट कर दिया 1 मिनट के अंदर ही, लेकिन उसका बैकअप इंटरनेट पे चला गया और उसे कोई भी देख करके उसका मिसयूज कर सकता है। जी, आजकल क्योंकि सबसे बहुत ज्यादा यूथ जो है वो भी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा फोटोग्राफ्स शेयर कर रहे हैं, एफबी पे भी बहुत ज्यादा सब जने ऑब्वियसली शेयर कर रहे हैं पिक्चर। तो आप हमें कोई ऐसा अपना केस एक पर्टिकुलर बताना चाहेंगे जो कि आया आपके साथ में और आपको उसको क्रैक करने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई, या आपके लेवल पे भी आपको इस तरह की और कोई स्पेशली किसी एक केस के दौरान उस परेशानी उठानी पड़ी हो, ऐसा कुछ आप हमारे साथ शेयर करें तो? एक्चुअली परेशानियां तो इसलिए उठानी पड़ती है क्योंकि सारी आईडीज फेक होती है, जितना भी सर्वर और इंटरनेट का डाटा होता है वो सारा विदेशी जगह पर होता है, तो वहां से इंफॉर्मेशन लाना ही एक बहुत बड़ी महाभारत हो जाती है कि वहां से हम इंफॉर्मेशन लेकर के आए कि एक्चुअल में ये आईपीस कहाँ की थी, ये सर्वर कहाँ का था, वही हमें इजीली नहीं मिल पाता है। तो यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूंगी, यूथ के लिए और विशेष रूप से बच्चों के लिए, कि इंटरनेट पे वो जो भी कर रहे हैं उसके लिए वो, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो क्या यूज कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए वो अपने पेरेंट्स से या बड़ों से पहले गाइडेंस ले, उसके बाद में उसको यूज करें। क्योंकि जिस हिसाब से क्राइम बढ़ रहे हैं, तो मैंने ये देखा है साइबर क्राइम के अंदर आजकल बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि वो साइबर क्राइम कर रहे हैं और वो उसके अंदर जी, फंसते जा रहे हैं। सो ट्रू। आप हमें ये भी बताएं कि क्या जैसे विमेन पोर्नोग्राफी है और विमेन के खिलाफ जितने भी तरीके के क्राइम होते हैं, क्या वो भी साइबर क्राइम का एक पार्ट बनते हैं? और क्या गवर्नमेंट ने भी कुछ विमेन से रिलेटेड क्या कोई अलग से रूल्स हैं या कुछ अलग से साइबर बुलिंग या उसके लिए विमेन के लिए भी क्या कोई अलग से रूल्स एंड रेगुलेशन है, या कोई गवर्नमेंट ने अलग से कोई चीज रखी है? एक्चुअली वीमेंस के लिए अलग से सेक्शंस वगैरह संशोधित करके बनाए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन अगर कोई किसी का पीछा कर रहा है तो उसके अंदर काफी अमेंडमेंट हुए हैं, उनके लिए भी बड़ी सजाएं और जुर्मानों का प्रावधान किया गया, उसको काफी बढ़ाया गया है। पहले जैसे पीछा डायरेक्ट फिजिकली करते थे, अब आजकल पीछा ऑनलाइन करने लग गए हैं कि उसके आप इंटरनेट पे जो भी कर रहे हैं उसका वो पीछा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी सजाएं वगैरह बढ़ा करके और काफी हद तक महिलाओं के लिए कोशिश की गई है कि उनको भी रिलीफ मिल सके अगर कोई उनका इस तरह से पीछा कर रहा है, तो ऑनलाइन उनकी ट्रैकिंग कर रहा है या उनको मैसेजेस भेज रहा है या लगातार उनकी इंटरनेट एक्टिविटी पे नजर रख रहा है, उनके मोबाइल को हैक करने की या उनका पर्सनल डाटा देखने की या चुराने की कोशिश कर रहा है या चुरा लिया है, तो इस तरह के मामलों को लेकर के पुलिस काफी सेंसिटिव रहती है। अच्छा, अच्छा ये हमें बताएं कि जैसे एक मेरे ख्याल से साइबर थाना है, उसी हिसाब से कौन सा लॉ है साइबर क्राइम के अगेंस्ट में, और क्या कोई कोर्ट्स भी स्पेशल हैं, और क्या लॉयर्स भी स्पेशल होते हैं जो कि साइबर क्राइम के केसेस को डील करते हैं? साइबर क्राइम के एक अलग से एक्ट बना हुआ है, आईटी एक्ट 2000, जिसमें कि अमेंडमेंट होकर के और भी काफी उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई है। 2008 के अंदर उसको दोबारा से अमेंडमेंट करके बनाया गया, तो आईटी एक्ट 2008 बना हुआ है। इसके लिए अलग से कोई कोर्ट अभी तक स्पेसिफाइड नहीं हुए हैं, वही कॉमन कोर्ट्स हैं, जो जिस थाने का कोर्ट लगता है वहीं पे ये केसेस डील हो रहे हैं। और जैसे साइबर क्राइम एक नया सब्जेक्ट है, लोग धीरे धीरे इसको जान रहे हैं, वैसे ही ये पुलिस के लिए भी नया है और
जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए भी नया है। तो वो धीरे धीरे वो भी इसे सीख रहे हैं कि कैसे इनको, पुलिस सीख रही है कैसे क्रैक किया जाए, एडवोकेट्स सीख रहे हैं कि इसमें कैसे डील की जाए। अभी इतना ज्यादा स्पेसिफाइड नॉलेज किसी के पास में भी नहीं है कि वो अलग से उन्होंने कोई इसके लिए डिग्री ले रखी हो या अलग से कोर्सेज कर रखे हो। हाँ, पुलिस की तरफ से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जैसे जैसे साइबर क्राइम की नई नई चीजें आ रही है तो उनके लिए कोर्सेज वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिससे कि उनमें नई नई चीजें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सिखाई जा सके। वैसे ही एडवोकेट्स के लिए भी ये क्लासेस वगैरह होती है कि जो भी नया कुछ भी आ रहा है साइबर फ्रॉड से लेकर के या उसके इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड क्या क्या टेक्निक हो सकती है, उसके संबंध में छोटे और शॉर्ट कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की भी जो टीम होती होगी उसमें भी कुछ कंप्यूटर ट्रेन्ड लोग होते होंगे, आपके थाने में भी मेरे ख्याल से होंगे। बिल्कुल। जी, अच्छा। अगर मान लीजिए मुझे आज पता चलता है कि मेरे साथ में कुछ साइबर क्राइम हुआ है या मेरे पैसे कुछ डिडक्ट हो गए हैं कहीं से, तो मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए और कितना आसान है? क्या मैं किसी एक नंबर पे फ़ोन कर सकती हूँ या कोई ईमेल आईडी है? मैं कैसे इस चीज़ को रिपोर्ट करूँ कि इसका जल्दी से जल्दी हल निकले? देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि जल्दी रिपोर्टिंग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ है आपका और पैसा निकला है तो आप जितना जल्दी हो सके सबसे पहले अपने बैंक को इन्फॉर्म कीजिए। उनके जो टोल फ्री नंबर या आपके पास में बैंक ब्रांच के नंबर है वहां पे कॉल करके कि मेरा इस तरह से अभी अभी एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है, उसे स्टॉप करवाया जाए। तो वहां पे एक डिस्प्यूट फॉर्म भरा जाता है, वो पैसा स्टॉप हो जाता है। देन उसके बाद में आप पुलिस में कंप्लेन कीजिए, जो भी आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन है, या आप ऑनलाइन कंप्लेन भी कर सकती है। लेकिन इसमें सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए आपकी कि जो पैसा आपका निकला है वो आगे स्टॉप हो, जिस भी स्टेज पे वो जल्दी से जल्दी स्टॉप हो, वो आपको बेनिफिट्स दे सकता है कि आपका पैसा वापस आपको रिटर्न हो सकता है। क्योंकि हमारे पास में भी जब कंप्लेनेंट आते हैं वो जितना जल्दी आता है तो हम सबसे पहले क्रिमिनल को ढूंढने से पहले उसका पैसा स्टॉप करवाने की कोशिश करते हैं कि वो रुके और उसे वापस मिले। जी, ओके। सो किसी भी थाने में जाकर के हम साइबर क्राइम की या साइबर फ्रॉड की एफआईआर दर्ज करा सकते हैं और कोई फोन नंबर ऐसा नहीं है लेकिन जिसमें हम कर सकते हो? फोन आप 100 नंबर पे कॉल कीजिए या नजदीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कीजिए या अपने बैंक के टोल फ्री नंबर पे। जी जी जी। और ऑनलाइन कैसे रहता है? ऑनलाइन कौन सी वेबसाइट पे जाकर के या कैसे हमको इसकी करानी होती है रिपोर्ट? ऑनलाइन के लिए है नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल बना हुआ है, जिसमें cybercrime.gov.in पे जाकर के आप कंप्लेन करवा सकते हैं। और उसका एकदम से ही रिप्लाई आता है? वहां पर कोई मॉनिटरिंग चलती है? हाँ, बिल्कुल उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग चलती है और आपको तुरंत टिकट नंबर मिलेगा, जिससे कि आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स डालनी पड़ेगी, अपना मोबाइल नंबर, कंप्लीट एड्रेस, जिससे कि आगे से आगे वो कहाँ पर एप्लीकेशन डील होनी है, जहाँ पे उस पर कार्रवाई होनी है, वो वहां तक पहुंच सके। ओके, ठीक है। तो सज्जन जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल से फाइनेंशियल फ्रॉड्स ही जो हैं वो हो रहे हैं, लेकिन आपने जैसे हमें शुरू में बताया था कि साइबर फ्रॉड केवल एक फाइनेंशियल ही नहीं है, और भी बहुत तरह की चीजें हैं जो कि साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। सो फाइनेंशियल फ्रॉड से अलग हटके और कौन सा, मतलब सेकंड नंबर पे ऐसी कौन सी चीज है जो कि सबसे ज्यादा आजकल ऑनलाइन किया जा रहा है? अब वो सबसे ज्यादा किया जा रहा है हैरेसमेंट। जी। हरेसमेंट को लेकर के जो वो फाइनेंशियल फ्रॉड को आप फिर भी भूल सकते हैं, लेकिन जो आपकी पर्सनल इमेज को जो नुकसान पहुंच गया है या आपकी जो ऑनलाइन आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, उसके कारण जो हरेसमेंट हो रहा है, या आपके साथ में जो आज आपकी फोटोग्राफ्स या वीडियो इस तरह के चले गए हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, जिससे कि लोगों को पता चला कि आप क्या कर रहे थे, वो एक बड़ा मुद्दा है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। कि हाँ, जो चला गया डाटा वो चला गया आपका, और जो वायरल होना था वो हो गया, उसको कम्प्लीटली डिलीट भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आज आपने डिलीट करवाया, पुलिस ने एक वेबसाइट से डिलीट कराया, वो पता नहीं कितनी और वेबसाइट्स पे चल रहा है, उन सबको ट्रैक करना और वहां से हटाना वो इम्पॉसिबल रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो आपको मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, जो आप हैरेसमेंट का शिकार हो रहे हैं, और वो भी हम
देखा जाए तो उसमें भी गलती कहीं ना कहीं हमारी खुद की ही रहती है। तो कि मेरे हम ख्याल जी हाँ, इसमें हमें सबसे ज्यादा पर्सनल जागरूकता, जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगी तब तक हैरेसमेंट के केसेस तो कम नहीं हो पाएंगे। सो फाइनेंसेस तो जैसा आपने बोला कि हाँ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन एक बार जो हैरेसमेंट होता है उससे जो आपके दिमाग पे और जो असर पड़ता है वो दोबारा नहीं, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जी तो जी इसके अलावा भी मैं कहना चाहूंगी, जैसे और जो बड़े बड़े क्राइम हैं, जैसे साइबर फ्रॉड हमने देखा कि वो फाइनेंशियल है या आपको थोड़ी बहुत मानसिक क्षति झेलनी पड़ी है, लेकिन जो और बड़े क्राइम्स हैं जैसे कि पोर्नोग्राफी है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है जिसमें मानव तस्करी है, बच्चियों की बच्चियां गायब हो रही है, और सबसे बड़ा बिजनेस चल रहा है आजकल ये मानव ऑर्गन्स का, ह्यूमन ऑर्गन था। तो उसमें भी साइबर टेक्निक्स का यूज करके जो चीटर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं वो इनको इजीली अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू लड़के और लड़कियों को फंसाना, उनसे फ्रेंडशिप करना, तो वो एक मेंटली हैरेसमेंट तक भी चल जाता है कि ठीक है आपका पीछा किया, आपकी कुछ फोटोज वीडियोस उनके पास में है, लेकिन उनसे आप मिलने के लिए पहुंच गए, वहां कौन बैठा है, वो क्रिमिनल कौन है जो ऑर्गन्स का व्यापार कर रहा है, तो वो आप एक बार घर से निकले गायब हो गए। आजकल इतने यूथ जो हैं, बच्चे हैं गायब हो रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं सब। तो वो सारा बिजनेस भी आजकल ऑनलाइन चल रहा है, जो कि इस तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो ओपनली दिखाई भी नहीं देती है, डार्क वेब वगैरह के थ्रू वहां पे ये बिजनेस भी चल रहा है कि बच्चों की तस्करी की जा रही है, उनके ऑर्गन्स निकालने के लिए उनको आगे विदेशों में ले लेकर के जा रहे हैं। तो उसमें भी इस साइबर टेक्निक का ही यूज हो रहा है, और वो भी हम फंस रहे हैं क्योंकि हम अनजान लोगों से दोस्तियां कर लेते हैं, हम उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेते हैं, हम इतना उसमें हो जाते हैं कि वो हमें इतना विश्वास में लेकर के कि हाँ वो ही हमारा सब कुछ है, और हम अपने पेरेंट्स को बिना बताए या अपने जानकारों को बिना बताए उनसे मिलने चले जाते हैं, और फिर हम गायब हो जाते हैं, जिनका कहीं कोई अता पता कुछ नहीं चलता कि वो कहाँ गए। क्योंकि ऑनलाइन जो भी एक्टिविटीज हुई है उसको वापस निकाल लेना ही पुलिस के लिए आसान नहीं है कि वो कहाँ गया। जी, तो मतलब इन शॉर्ट यही रहा कि जितने भी पहले पुराने क्राइम्स भी जितने होते थे उन सब में भी अब एक साइबर का एक वो आ गया है, और हर चीज में इंटरनेट और फोन और सब चीजों से लेकर के उनका यूज किया जा रहा है, और उसकी वजह से सब तरीके के क्राइम्स ही ज्यादा बढ़ रहे हैं। ज्यादा उनका बढ़ इजीली किए जा रहे हैं और वो ट्रैक नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसमें फिजिकली कोई आता ही नहीं, आप खुद ही घर से निकल करके जा रहे हैं। हाँ जी, तो बहुत ज्यादा मतलब हम अपनी ही जो हमने एक सुविधा के लिए इंटरनेट और इन सब चीजों का यूज करना शुरू करा, और हम खुद ही इतने रिलक्टेंट होते जा रहे हैं अपनी सिक्योरिटी को लेकर के कि दूसरे लोग जितने भी मतलब क्रिमिनल्स हैं वो उसको हमारे विपरीत इतने ज्यादा तरीके से यूज में ले पा रहे हैं। जी अलका जी, अलका जी। जी जी इट वॉज वंडरफुल। बहुत अच्छा सवाल आपका जो आज की ज़रूरत है हमारी। और सज्जन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना पेशेंटली हमको सुना और सब सवालों के आपने जवाब दिए। और हम लोग अपने मेंबर्स के साथ में और इंटरैक्ट करते हुए अगर और कोई प्रॉब्लम्स रहीं तो हम लोग ज़रूर आपसे कनेक्ट करेंगे इसके लिए। और जिस तरह से आपने सही बताया कि अवेयरनेस की कमी है, या दूसरा हमें पता भी नहीं होता है और हम अननेसेसरी कोई भी फोटोज अपलोड कर देते हैं जो कि बैकअप प्रोग्राम में चली जाती है। तो इस चीज़ का भी सबको ध्यान रखना चाहिए कि अननेसेसरी पिक्चर्स अपलोड नहीं करें या अननेसेसरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करें। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके साथ। और आपके लिए कुछ चंद लाइनें मैं कहना चाहूँगी कि सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, सैकड़ों अक्लमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तब पुलिस के सिवाय सभी के दरवाजे बंद मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस कि आपके साथ जुड़ना और इन चीज़ों को समझना हमें बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन लगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी जो 40 प्रेसिडेंट हैं नेहा जी,
वो इसको सभी मेंबर्स को सर्कुलेट करें, और टाइमली हम लोग आपसे भी कनेक्ट करके कि करंटली क्या इस तरह के क्राइम्स चल रहे हैं, उसको हम अपने अपने ग्रुप्स में, जो इन्फ्लुएंशियल वुमेन हैं वो अपने अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट करेंगे, तो शायद कुछ हद तक हम एक अवेयरनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर टाइम पुलिस को ही ब्लेम करना ये गलत बात है। हम खुद के एफर्ट्स भी इतने डालें कि शायद मिलकर हम जागरूकता ला सकें और इसके ऊपर काबू पा सकें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सचिन जी। थैंक यू।